यस मैम। हाँ मैम। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने यूनिट कॉस्टिंग जो है कंप्लीट कर लिया था। तो देखो बेसिकली यूनिट कॉस्टिंग में है क्या, वही टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट करने से ही होगा, हमारे कॉस्ट शीट के आइडिया पे बेस्ड होता है। अब पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग। इसमें भी वही कॉस्ट शीट का ही आइडिया, कॉस्ट निकालना है वो सारे प्रोडक्ट का जो बैच में प्रोड्यूस हुआ है। तो ये बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है वो समझना मेन बात है, ठीक है। तो बैच कॉस्टिंग, तो बैच कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि बैच का मतलब क्या हो जाता है पता है, बैच का मतलब हो जाता है जहां पर कोई एक ही मतलब एक साथ बहुत सारा चीज प्रोड्यूस हो रहा है। वो यूनिट कॉस्टिंग में भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूनिट कॉस्टिंग में नहीं होता है, एक साथ बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर जो भी चीज प्रोड्यूस होता है वो हम लोग का क्या होता है कि वो हम लोग का मतलब सब एक ही तरीके का होगा, यूनिफॉर्म होगा या आइडेंटिकल जो भी होगा, ठीक है। तो बैच कॉस्टिंग में क्या होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लॉट्स में होगा, ठीक है, लॉट्स बहुत सारे क्वांटिटी में होगा। यहाँ भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली देखो बैच कॉस्टिंग हमारा वहां लगता है, जैसे कि देखो पहले एक एग्जांपल देते तो समझ में आएगा, जैसे कि मेडिसिन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो लोग मेडिसिन बनाता है जो कंपनी, ठीक है। अब देखो जैसे एक नॉर्मल कोई मेडिसिन का नाम ले लेते लाइक कैलपॉल, ठीक है। तो कैलपॉल जो है वो फीवर वगैरह होने पे, कोल्ड एंड कफ के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो अब जो कंपनी बनाती है कैलपॉल, क्या वो एक कैलपॉल बनाती हुई नहीं, वो बैच में या लॉट्स में बनाती है, ठीक है। और बैच कॉस्टिंग में क्या होता है ना, ये सब जो मेडिसिन प्रोड्यूस होता है, बेकरी आइटम जैसे कि जो मान लो ब्रेड हो गया, केक वगैरह, मफिन्स वगैरह, ठीक है, ये सारे बेकरी आइटम जो है ना, ये भी क्या होता है नॉर्मली लॉट्स में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि कभी अगर कोई प्रोडक्शन जो फैक्ट्री है वहां अगर नहीं भी देखे हो तो ये कभी कभी इसमें तो देखे ही होंगे, ठीक है, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई एड वेड आते रहता है ना कि ये मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है, यूट्यूब में आते रहता है, टीवी वगैरह में अगर देखोगे तो देखना बिस्किट्स वगैरह जो भी प्रोड्यूस होता है ना, ऐसे बड़े बड़े ट्रे में एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते निकलते जाता है, ठीक है। तो सब लॉट्स में प्रोड्यूस हो रहा है। और बैच कॉस्टिंग में क्या होता है पता है, बैच कॉस्टिंग में ना जो लॉट्स में प्रोड्यूस होता है हर एक बैच का नंबर दिया जाता है, ठीक है, बैच का नंबर दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट इस नंबर, जैसे जो भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट भी बनता है तो तुम लोग देखना कोई भी मेडिसिन घर पे है तो उसके पीछे देखना बैच नंबर लिखा हुआ रहेगा। कोई भी मतलब कॉस्मेटिक्स यूज करो या फिर मान लो डेली के जो सोप वगैरह यूज करते हो, ठीक है, उसके पीछे भी देखना बैच नंबर लिखा हुआ रहेगा। घर पे कभी ब्रेड आए तो देखना ब्रेड के पीछे भी बैच नंबर लिखा हुआ रहेगा। बोरोलिन यूज करते होगे तो बोरोलिन के पीछे भी देखना बैच नंबर लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये कितने नंबर बैच में प्रोड्यूस हुआ था। अब ये लिखना क्यों जरूरी होता है, जैसे कि मान लो कि कोई बैच में कोई आइटम डिफेक्टिव बन गया है, ठीक है, बाई चांस डिफेक्टिव बन गया बट हमें पता नहीं, जैसे मान लो कोई ब्रेड डिफेक्टिव बन के निकला, हम लोग को पता नहीं, हम लोगों ने बेच दिया, मैन्युफैक्चरर ने बेच दिया। अब जैसे ही कंप्लेन आना स्टार्ट हुआ कि ये ब्रेड तो अच्छा नहीं है, अब कैसे कंप्लेन आएगा, मैन्युफैक्चरर तो रिटेलर को दे दिया होगा बेचने के लिए, रिटेलर ने वो ले लिया, अब बेचना शुरू किया। अब जैसे ही कस्टमर वापस करेगा कि देखिए ये ब्रेड तो डिफेक्टिव है, ठीक है, तो फिर तुरंत क्या किया जाएगा ना, उस बैच नंबर में जितने भी ब्रेड जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बेचने के लिए उसको बंद करना आसान हो जाएगा कि भाई ये बैच नंबर में जो प्रोड्यूस हुआ है आइटम क्योंकि वो डिफेक्टिव है मार्केट में सेलेबल नहीं है तो उसका सेल रोक दो, ठीक है। तो ये होता है बैच कॉस्टिंग में, ठीक है। तो बैच कॉस्टिंग में जैसे मैंने बोला फार्मास्यूटिकल आइटम्स बनता है, बेकरी आइटम बनता है, गारमेंट प्रोडक्शन भी होता है कपड़े का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे कि ये लैपटॉप में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगता है या जैसे कि ट्यूब लाइट वगैरह, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं कि जो है फैन में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगता है, एसी का अलग होता है, फ्रिज का अलग होता है, सब आइटम का अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनता है, टॉय जो खिलौना होता है ना, बच्चे लोगों का जो खिलौना होता है वो भी लॉट्स में होता है, ठीक है। देखोगे एक ही तरीके का कितना खिलौना हमें देखने को मिलेगा, तो वो भी लॉट्स में होता है। तो लॉट्स में जब प्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बैच, उसका जब कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे तो बैच कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार हम एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं और समझा देते हैं। बैच कॉस्टिंग इज ए टाइप ऑफ स्पेसिफिक
ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब जो चीज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसको आर्टिकल्स या आइटम बोल सकते हैं। आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री predetermined lots known as batch, known as batch. Under this costing method, the cost object for cost determination is a batch for production. Rather, output as seen in unit cost. लिखो। यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? टोटल cost of the batch divided by number of units in the batch. एग्जाम्पल कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये सब हो सकता है? फार्मा, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, बेकरीज, गारमेंट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेट्रा। और इसका अगर कुछ फीचर्स लिखे तो देखो ये हम बता देते हैं, जैसे कि suitable for suitable for mass production of identical item। सभी समझा देंगे, ठीक है, एक बार लिखा रहता है। each batch is treated as separate cost unit। includes तो ये लिखने का जरूरत नहीं, इंक्लूड्स मेटेरियल वगैरह, ये तो हमें पता ही है, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। अच्छा, ठीक है, ये दो पॉइंट लिखने से ही ठीक है। यहाँ पर लिखा है suitable फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल आइटम और ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट कॉस्ट यूनिट। अच्छा, तो फिर बैच और यूनिट में डिफरेंस
कैसा है, ठीक है, वो देखो, वो समझने से बैच और यूनिट कॉस्टिंग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, हम लोग जब यूनिट कॉस्टिंग पढ़ रहे थे ना, हर एक आइटम का इंडिविजुअली कॉस्ट निकाले थे। पहले लास्ट क्लास में जो किया वो समझो। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हर एक आइटम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट से जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक एक यूनिट का कॉस्ट निकाल रहे। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे था कि इन्होंने 100 पीसेस पेन जो है 1500 लिख रखा था अपना सेल प्राइस, जो भी हो, मान लो इनका कॉस्ट प्राइस तो सेल से कम ही होगा। ये तो मतलब दूसरा एग्जांपल समझाते वक्त मैंने ये बताया था। जैसे कि मान लो कि मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ 1000 रुपया और मैंने 100 यूनिट इसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, जो भी प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, तो मेरा एक एक प्रोडक्ट का रेट हो गया एट द रेट ऑफ 10 करके, ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग में क्या होता है, हम लोग एक एक इंडिविजुअल यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन बैच कॉस्टिंग में हम लोग एक एक इंडिविजुअल का कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, एक यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते। समझाते हैं क्यों। गुड आफ्टरनून मैम। बैच कॉस्टिंग में देखो क्या होता है, हम लोग जो बैच कॉस्टिंग में कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं वो बैच ऑफ आइडेंटिकल यूनिट निकालते हैं। एक एक बैच का देखो मैंने क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बैच। मतलब जैसे कि मान लो मुझे 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना, ठीक है, 1 लाख यूनिट मुझे प्रोड्यूस करना है, जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि मेरा जो सिस्टम है प्रोड्यूस करने का, उसमें हम कितना बैच में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास 5000 लोग पढ़ने आए, अब 5000 लोग को एक ही बार में एकोमोडेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि हम एक एक बार में जो है 1000 लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरा टोटल कोई भी मतलब हम ये नहीं बोल रहे इंटर फाउंडेशन वैसा नहीं बोल रहे, हम एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट मान लो 1000 है, ऐसे मान लो टोटल 1000 स्टूडेंट है, मुझे 1000 स्टूडेंट को डेली पढ़ाना है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो एकोमोडेशन है क्लासरूम है, वहां पर हम एक साथ तो 1000 लोगों को बैठा नहीं सकते। मान लो सारे 1000 लोग एक ही चीज पढ़ना चाहते हैं, एक ही आइटम, मान लो सबको मेरे पास कॉस्ट पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। तब हम 1000 लोगों को कॉस्ट पढ़ाने के लिए क्लासरूम में तो एकोमोडेट कर नहीं सकते, उतना जगह नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हम ये जो है ये 4 बार में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो 4 बार ये कम कर देते हैं, चलो मेरा क्लासरूम तो इतना बड़ा है नहीं, चलो अभी जब होगा देखा जाएगा। तो ये हो गया 4, 4 से डिवाइड कर देते हैं कि अगर हम सारा दिन में 4 बार पढ़ा देते हैं तो एक एक बार में कितने लोगों को बैठाएंगे, 25, ठीक है, 25, ठीक है। तो फिर एक बैच में कितने लोग हो गए, एक बैच में कितने स्टूडेंट हो गए, 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन सबको एक ही चीज पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्टिंग पड़ेगी। तो वही चीज हो गया कि फिर मुझे 4 बैच में मेरा काम परफॉर्म करना पड़ेगा, 4 बैच में मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तब हम 100 स्टूडेंट्स को जो है कॉस्टिंग पढ़ा सकते हैं डेली। तो मुझे 4 बार पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही प्रोडक्शन के साथ इस बात को रिलेट करो कि मुझे अगर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि हम एक बैच में कितना यूनिट बना सकते हैं, मतलब मेरे पास कैपेबिलिटी क्या है। जैसे कि मैंने बोला मेरे क्लासरूम का जो स्पेस है उसके ऊपर डिपेंड करे कि हम 25 लोगों को बैठा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। किसी के पास 100 लोग बैठाने का जगह होगा, किसी के पास तो लाख लोग बैठाने का जगह होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जिस बैच में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा बैच का जो मतलब बैच का जो कैपेसिटी है वो कितना है। तो अब मान लो कि हम लोग का जो बैच का कैपेसिटी है वो है 5000, ठीक है। मतलब जो भी चीज हम लोग प्रोड्यूस कर, मान लो हम लोग बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक बैच में 5000 बिस्किट प्रोड्यूस हो जाता है। तो 1 लाख बिस्किट प्रोड्यूस करने के लिए कितना नंबर ऑफ बैच का जरूरत होगा। 20। हाँ, तो फिर ये हो जाएगा 1 लाख मुझे बिस्किट प्रोड्यूस करना है, एट ए टाइम हम 5000 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो
ये हो जाएगा 20 बैचेस, ठीक है, 20 बैचेस हो गया। तो मतलब ऐसा मान लो ये एक ट्रे है, इसमें 5,000 बिस्किट बनेगा, फिर दूसरे वाले बैच में 5,000, फिर तीसरे वाले में 5,000, ऐसे डॉट 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 करके 20 ट्रे में प्रोडक्शन होगा, तब जाके 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखो कॉस्ट कैसे निकालना है, तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। तो मतलब एक एक बिस्किट का कॉस्ट निकालेंगे, तो बोल रहे टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच। तो इस बैच में जो भी बिस्किट प्रोड्यूस हुआ, ये मान लो बैच 1 है, ये बैच 2 नाम दे दिया, बैच का नाम देना पड़ता है, ठीक है, मैंने बोला ना, ताकि देखो इस बैच में अगर कोई डिफेक्टिव आइटम हुआ तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो बैच का नंबर दिया जाता है, मैंने ऐसे बैच 1 बैच 2 दे दिया, बाकी वो नंबर होता है 001, जो जैसा अपना प्रोडक्शन सेंटर में जिस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट करता है सीरियली, उस तरीके से दे देता है, उसका कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, जो लिखोगे अपने याद रखना होता है कि भाई ये बैच नंबर है। तो बैच नंबर 1, जैसे स्टूडेंट भी पढ़ेंगे तो हम बैच नंबर बोल सकते हैं ना, बैच नंबर 1 2 3 ऐसे करके मैंने नाम दे दिया, भाई तुम 3rd नंबर बैच में पढ़ते हो, तुम 2nd नंबर बैच में पढ़ते हो, ठीक है वैसे। तो ऐसे करके 20 बैचेस में प्रोडक्शन होगा, तो कॉस्ट पर यूनिट। तो मान लो इस बैच में जो भी बिस्किट प्रोड्यूस हुआ, एक एक बिस्किट का मुझे कॉस्ट निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच। अब मान लो इस बैच में जो प्रोडक्शन हो उसमें मेरा खर्चा हो गया 10,000 रुपीज, ठीक है, और कितना नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बैच, तो हम लोग एक बैच में कितना सारा बिस्किट बनाते हैं, 5,000 करके, ठीक है। तो पर बिस्किट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 रुपीज, एट द रेट ऑफ 2 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ भी कॉस्ट पर यूनिट निकल रहा है, यूनिट कॉस्टिंग में भी कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, बट यूनिट कॉस्टिंग में ये जो कॉस्ट है, ये यहाँ ये भी नंबर ऑफ यूनिट्स है, लेकिन ये जो है ये बैच का कॉस्ट है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, वहां पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा जाता है, ठीक है, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बैच 1 बैच 2 बैच 3 बैच, पूरा बैच 20 तक का जो टोटल होगा उसको हम लोग टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे, वो अलग चीज हो गया। ये सब ऐड करोगे तो आएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय तब क्या करना पड़ेगा, कितने सारे यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल हम लोग 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, अगर यूनिट कॉस्टिंग होता तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट होता है, लेकिन बैच कॉस्टिंग में हर एक बैच में जितना यूनिट बना है उसका कॉस्ट निकाला जाता है, जो कि ऐसे करके निकलेगा। समझ में आया? हाँ मैम। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब है कि ऑर्डर बेसिस पे भी हो सकता है, कोई कस्टमर ने आके बोला कि भाई मुझे ये आइटम इतने सारे चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर बेसिस पे कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो अब देखो ऑर्डर क्या है, कोई कस्टमर आके देगा, वैसे नहीं, मार्केट का ऑर्डर भी तो ऑर्डर होता है ना, कि भाई मार्केट का डिमांड क्या है कि मुझे ये चीज इतना प्रोड्यूस करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर के बेसिस पे। वेयर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट। प्री डिटरमाइंड मतलब मुझे पहले डिसाइड करना है ना, हम क्लास में कितना बच्चा बैठा सकते हैं, तो वैसे इनको भी डिसाइड करना है कि एक बार प्रोडक्शन जब करोगे एक बैच में कितने सारे लॉट्स में कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने सारा चीज डिसाइड किया कि मुझे टोटल 20 बैचेस का जरूरत होगा, और एक लॉट में 5,000 पीसेस बन जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैच। तो लॉट्स कितना सारा लॉट्स में होगा, 20 लॉट्स में होगा, 20 लॉट में 1 लाख यूनिट बिस्किट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सब पहले से डिसाइड कर लेना है, ठीक है, तब ना जाके प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अंडर दिस कॉस्टिंग मेथड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस चीज का हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं उसी को हम लोग अपना कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में अगर देखो तो बिस्किट मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन इज अ बैच फॉर प्रोडक्शन रेदर आउटपुट एज सीन इन द यूनिट कॉस्टिंग। तो यहाँ पर वही चीज बोला है, देखो इस कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है जिसके लिए हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं वो एक बैच होता है, ठीक है, वो बैच होता है फॉर प्रोडक्शन रेदर आउटपुट एज सीन इन द यूनिट कॉस्टिंग। मतलब आउटपुट के बेसिस पे हम लोग नहीं करते हैं, मतलब टोटल 1 लाख यूनिट बनाएंगे उसके बेसिस पे नहीं होता है, हर एक बैच का कॉस्ट हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बैच। फॉर ये कहाँ कहाँ हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स दिया, फिर मैंने क्या लिखा है देखो, सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। ऑब्वियसली मास प्रोडक्शन होगा तो ही ना नंबर ऑफ बैचेस में प्रोड्यूस करेंगे। मुझे मेरे पास अगर मेरे पास अगर लाख लाख बच्चे पर डे नहीं आएंगे तो मेरा 5-6 बैच कहाँ से बने, नॉर्मल बात है, ठीक है, नहीं बनेगा बैच, ठीक है। हम एक ही बैच में पढ़ा देंगे अगर कम लोग होगा,
मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास अगर कॉस्टिंग पढ़ने के लिए 1 लाख बच्चा आएगा तो नॉर्मल सा बात है कि मुझे नंबर ऑफ बैच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्लास का एकोमोडेशन वो है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास अगर 20 जन आ रहे तो हो जाएगा, मेरा जो एकोमोडेशन है, तो मुझे एक ही बैच में काम चलेगा। तो बोल रहे हैं कि अगर मास प्रोडक्शन है तो ही आइडेंटिकल आइटम का, अब आइडेंटिकल जैसे मेरे ये पढ़ाई के साथ अगर तुम लोग रिलेट करोगे तो सबको कॉस्ट ही पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो वैसे करके तो आइडेंटिकल, तो अगर मुझे बिस्किट बनाना है, मुझे अगर 5-6 पीस बिस्किट बनाना है, वो तो घर पे बनेगा ना, वो तो एक ही बार में बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे लाख लाख प्रोडक्शन करना है तो मुझे फिर बैच में करना चाहिए। ईच बैच इज ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट यूनिट, और ये हर एक बैच को हम लोग एक एक कॉस्ट यूनिट बोलेंगे। बैच 1 एक मेरा कॉस्ट यूनिट है, बैच 2 एक मेरा कॉस्ट यूनिट है, ठीक है। क्यों कॉस्ट यूनिट है? क्योंकि हर एक बैच का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये होता है मेन बात। और देखो, बैच कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट क्या होता है? बैच कॉस्टिंग में जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आता है वो होता है @2 पर बैच के हिसाब से, ठीक है। बैच में बिस्किट का कॉस्ट 2 आ गया, और यूनिट कॉस्टिंग में होता है पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। ये कॉस्ट पर बैच बोल सकते हो, पर यूनिट नहीं बोल के। वैसे लिखने को लिखा जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पर बैच आ गया, मतलब कॉस्ट पर यूनिट हर एक बैच के रिगार्डिंग आ रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर प्रोडक्शन जो है हम लोग का हमेशा सेपरेट बैचेस में होता है, ठीक है, सेपरेट बैचेस में होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बैच, इस तरीके से, ठीक है। बस इसमें और हम क्या बोले, ठीक है। यहाँ पर अगर एक चीज बता दे तो यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट इज द कॉस्ट यूनिट, ठीक है। और बैच कॉस्टिंग में बैच इज द कॉस्ट यूनिट, मतलब यहाँ पर जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं पर यूनिट के बेसिस पर, यहाँ पर बैच के बेसिस पे, यही मेन डिफरेंस है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो वैसा कुछ डिफरेंसेस नहीं समझ पाओगे। बस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट नहीं करते, हर एक बैच का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय उस बैच में प्रोड्यूस होने वाले नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग पर बैच के हिसाब से जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअली नहीं करके ग्रुप वाइज या बैच वाइज हम लोग अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, यही मेन चीज है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन देखने से अब समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। इलास्ट्रेशन 1-2 हम लोगों ने ये लास्ट क्लास कर लिया था। इलास्ट्रेशन 3, ये देखो बेकरी बिजनेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेकरी बिजनेस वगैरह जो भी करते हैं तो वो बैच में प्रोडक्शन करते हैं। तो बोल रहे हैं अर्नब कन्फेक्शनर्स owns a bakery which is used to make bakery items like pastry, cake, muffins। तो ये लोग 3 तरीके का आइटम बनाते हैं। तो एसी मतलब वही उनका जो बिजनेस है, ठीक है, अर्नब कन्फेक्शनर्स। यूज टू बेक एट मोस्ट 50 यूनिट ऑफ एनी आइटम एट ए टाइम। तो इनका देखो बैच हो गया, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये लोग नॉर्मली जब अपना प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो केक बनाए, मफिन्स बनाए या फिर पेस्ट्रीज बनाए, तो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 50 यूनिट एट ए टाइम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनका जो कैपेसिटी है कि एक बार में 50 यूनिट केक या फिर 50 यूनिट पेस्ट्री या फिर 50 यूनिट मफिन्स बन के रेडी हो सकता है। A customer has given an order for 600 muffins। तो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर बेसिस पे बनाता नहीं, जिनका बेकरी बिजनेस होता है और लोग बर्थडे में इसमें उसमें केक का ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो वैसे बना देता है। और हो सकता है कि कोई सेलर कोई रिटेल बिजनेस करता है तो वो भी इनको ऑर्डर दे सकता है कि भाई मुझे इतना पीस बना के दो, मुझे बेचना है, वो भी होता है, ठीक है। तो जो लोग मार्केट में बेचते हैं कोई ना कोई तो बनाता होगा ना। तो वैसे ही तो बोल रहा है कि 600 मफिन्स का ऑर्डर आया इनके पास। तो वो ये बात मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो डेफिनेशन में लिखवाया ना स्पेसिफिक ऑर्डर बेसिस पे। तो हाँ, स्पेसिफिक ऑर्डर बेसिस पे क्यों नहीं होगा, ऑर्डर बेसिस पे ही तो सारा चीज बनता है। मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो फिर क्यों कोई प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब डिमांड कोई भी करे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 600 मफिन्स का ऑर्डर आया, तो मुझे बोलो कितने बैच में प्रोड्यूस करेगा ये लोग, पहले ये बोलो, क्योंकि ये लोग तो जो भी 12। आइटम बनाते हैं। हाँ 12, क्योंकि 600 मफिन्स बनेगा और एक बैच में 50 मफिन्स बनेगा।
तो 12 बैच में बन जाएगा। टू प्रोसेस ए बैच ऑफ 50 मफिन्स द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। तो बोल रहा है कि 50 मफिन्स बनाने का क्या खर्चा है। 50 मफिन्स बनाने का खर्चे का मतलब एक बैच का खर्चा बोला, इसका मतलब क्योंकि एक बैच में 50 यूनिट्स बनता है। तो 50 मफिन्स बनाने का खर्चा बोल रहा है कि मेटेरियल लगता है 500, ठीक है। फिर बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस 50, ओवन सेटअप कॉस्ट। ओवन सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है, मतलब जो ओवन होता है वहां पर तो केक बेक होगा ना, केक ना मफिन्स बोल रहा है, तो वो ओवन सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट क्या होता है, सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्शन के पहले जिस भी मतलब प्लांट मशीनरी के थ्रू से हम लोग प्रोड्यूस करें, जैसे यहाँ पर ओवन, तो ओवन को प्री हीट करना पड़ता है, ठीक है। पहले से ओवन को प्री हीट करना पड़ता है, उसके बाद जो है जब वो एक टेम्परेचर सेट हो जाता है, जिस जिस आइटम में जो टेम्परेचर चाहिए होता है बनाने के लिए वो सेट कर दिया जाता है। आफ्टर दैट जो है वो जो आइटम बेक करना है वो दे दिया जाता है, फिर टाइम सेट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो आइटम बन के निकल के आता है, ठीक है। तो अब ये सेटअप करने का खर्चा होता है, सेटअप कॉस्ट, ठीक है। कि भाई ये टाइम लग रहा है, इतना देर इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, ये हुआ, तो वो अपना जो बिजनेस करते हैं वो अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सेटअप कॉस्ट है। जैसे देखो मेरा, हम लोग के यहाँ पर सेटअप कॉस्ट क्या होता है, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो देखो एक पहले इंटरनेट सेट करो, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में जब क्लास होता है तो फिर वो स्मार्ट बोर्ड को सेट करो, तो ये सब का भी तो एक कॉस्टिंग होगा ना, कि भाई स्मार्ट बोर्ड यूज हो रहा है तो उस पर क्या डेप्रिशिएशन जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सारी चीजों को हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही कि एसी चलाया फिर, ठीक है। तो ये सेटअप कि भाई क्लास लेने के पहले मुझे क्या क्या अरेंजमेंट करके रखना है, वैसे ही इनका प्रोडक्शन के पहले इनको क्या क्या अरेंजमेंट करके रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं सेटअप कॉस्ट, ठीक है। तो वो कॉस्ट कैलकुलेट कर रखा है इन्होंने कि एक सेटअप पे 150 रुपए का खर्चा होता है। फिर बोल रहा है वही उनका बिजनेस का नाम, अर्नव कन्फेक्शनर्स एब्सॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो बोल रहा है कि ये लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट कैसे डिसाइड करता है, बोल रहा है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द ईच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और बोल रहा है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे निकलता है, 10% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट करके, ठीक है। तो जैसा बोला है हम लोग वैसा करेंगे। और ये लोग प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहता है, 25% ऑफ सेल्स वैल्यू, मतलब सेल्स के ऊपर 25%। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स। तो जिस कस्टमर ने 600 मफिन्स का ऑर्डर दिया है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये हम लोग को बताने के लिए, बस इतना सही, ठीक है। इलस्ट्रेशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर बैच एंड पर ऑर्डर। पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर बैच, टोटल कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट 500 एक बैच का, ठीक है। तो फिर टोटल कॉस्ट कितना होगा, अच्छा टोटल नंबर ऑफ बैच कितना होगा, नंबर ऑफ बैच, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 12, ठीक है। क्योंकि 600 मफिन्स बनाना है, एक बार में 50 यूनिट्स बन सकता है, 50 पीसेस, तो फिर ये हो जाएगा 12 बैच। तो फिर 500 अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है एक बैच का, ठीक है, क्योंकि 50 यूनिट्स बनाने का खर्चा दिया है, यानी एक बैच का दिया है, ठीक है। तो फिर 12 बैच का खर्चा कितना हो जाएगा, 12 into 500 यानी, हाँ 6। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50, 50 into 12, 600। फिर यहाँ पर ऐड कर देते हैं ओवन
सेटअप कॉस्ट, ये भी हम लोग ना डायरेक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं भी लिखोगे चलेगा, हमें जो भी बोला है लाइन बाय लाइन हम लोग ऐड ऑन कर देंगे तो भी हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें कोई कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में पूरा प्राइम कॉस्ट ऐसा लिखना ही है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ओवन सेटअप कॉस्ट हो गया 150, तो पर बैच का तो हमें पता है 150, तो 12 का सेटअप कॉस्ट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 150, मैम 1800। 18। अब यहीं पर हम ऐड कर देते हैं इसके बाद वाला कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि बोला है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि बोला है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस है 50, 50 का 20% 10 रुपीज, तो 10 इंटू 12 120। ये टोटल करने से हम लोग लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500, 600, 710, और 710 इंटू 12 कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर ये सब टोटल कर सकते 8520। 8520। अब ऐड करेंगे, इसके बाद बोला था सेलिंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिक्सड अप बोला था। हाँ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर 10% ऐड करना है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, ठीक है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट तुम लोग पूरा लिख लेना, तो 10% कितना हो जाएगा, 71 होगा। तो यहाँ पर भी 10% मतलब 852 हो जाएगा, तो ये टोटल करने से आ जाएगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद कोई खर्चा हम लोगों को यहाँ पर नहीं बोला है। तो ये हो गया 781, और 781 ये हो गया 27927 92 होगा कि गलत होगा, 9372। 9372 होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट बोला था सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% होगा, तो कॉस्ट के ऊपर कितना हो जाएगा, 25 ऑन सेल, मतलब 25 प्रॉफिट, तो सेल प्राइस 100, तो फिर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट कितना होगा 75, 100 माइनस 25, तो 25/75 ऑन कॉस्ट होगा, तो 25/75 मतलब 25×3=75, 1/3, बेसिकली ये 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 निकालो 781 पे कितना होगा, पॉइंट में आएगा, ये वाला शायद पॉइंट में नहीं है, ये 260.3। 260.33 आ रहा है हाँ बेटा से, यस। सेलिंग 6 7 8 9 3 + 1 4 9 और 3 0.33 1 8 और 6 14 1041, ठीक है 1041.33, ये हो गया हम लोग का आंसर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो नंबर मैम ऑफ मुझे बैचेस प्रोडक्शन दिया ছিল। কত কেটে গেল, ম্যাম মুझे প্রোডাকশন ওভারহেডটা ওটা কি দেয়া ছিল নাকি? হ্যাঁ দিয়েছি প্রোডাকশন, আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ ম্যাম। और ये वाला 10% एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट बोला था, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये देखो, ये जो 25/75 की हो इसका वर्किंग नोट एग्जाम में बना देना, अभी हम नहीं बना रहे क्योंकि ये तो तुम लोग करते ही हो, ठीक है, तो इसके लिए हम और ये नहीं करे, बट जब एग्जाम में आए तो ऐसा दिखा देना चाहिए, और ये जो 12 बैचेस कैसे निकला वो भी दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो वो तो हम लिख देते हैं, देखो नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकालोगे, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करके तो हम लोग आंसर कर पा रहे हैं, अगर कोई नंबर ऑफ बैच नहीं निकाल पाओगे तो फिर कैसे करके कैलकुलेट
तो 600 मफिन्स बनाने के लिए कितने सारे बैचेस का जरूरत होगा? 12 बैचेस। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन हम लोग को 12 बैचेस के ऊपर करना होगा। हो गया, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला बोल रहा है कि ए जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेक टू सप्लाई 200 पीसेस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द ensuing 6 months। ठीक है, तो बोल रहे जॉबिंग फैक्ट्री। जॉबिंग फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? जो जॉब बेसिस पे काम करते हैं, जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है ना, कि एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर काम किसी ने दिया, उस काम को ही हम लोग परफॉर्म करते हैं, कस्टमर के डिमांड पे काम करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री में जब भी काम होता है तो कैसे होता है कि जो कस्टमर का डिमांड आता है कि भाई ये बना के दो, तो हम लोग ये बना के देते हैं, तो वो जॉब लेते हैं कस्टमर से, उसको बोलते हैं जॉब। अभी हम लोग जॉब कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे तो वहां पर तो डिटेल्स में पढ़ेंगे ही जॉब को। अभी तो जॉब नहीं पढ़ रहे, बैच पढ़ रहे, लेकिन फिर भी जॉबिंग का मतलब कुछ नहीं, वही होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, उस टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि जॉब वर्क करना। तो वही जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीसेस ऑफ ए कंपोनेंट पर मंथ। अब देखो इनका जॉब क्या है, इनका जॉब ये है कि इन्होंने 200 पीसेस जो है कंपोनेंट पर मंथ सप्लाई करने का सोचा है, लगातार 6 मंथ्स तक। ठीक है, तो इनका जो जॉब है, मतलब कस्टमर का जो डिमांड है, जो कि इनको फुलफिल करना है, वो है कि ये जो भी बनाते हैं, कोई कंपोनेंट बनाते हैं 200 पीसेस हर महीना जो है देना है कस्टमर को, प्रोवाइड करना है लगातार 6 मंथ्स। ठीक है, यही इनका जॉब है। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मेटेरियल एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल। बोल रहा है कि हर मंथ एक बैच ऑर्डर जो है हम लोग ओपन करेंगे, क्योंकि लगातार 6 मंथ्स करना है, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे ये काम को, तो हर मंथ जो है हम लोग एक जॉब ऑर्डर ओपन करेंगे, मतलब 200 पीस बनाने के लिए कैलकुलेशन करने बैठेंगे कि कितना मेटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, और उसको हम लोग उस खर्चे को बुक करेंगे। ओवरहेड्स आर लेवाइड एट ए रेट इक्वल टू पर लेबर आवर। तो बोल रहा है कि मेटेरियल, लेबर आवर्स, ये सब तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना लगेगा, और जो भी ओवरहेड होगा उसको कैसे अप्लाई करेंगे। लिवाइड का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग लागू करेंगे? ओवरहेड बोल रहा है एट ए रेट इक्वल टू पर लेबर आवर। बोल रहा है कि ओवरहेड का खर्चा लेबर आवर के बेसिस पे हम लोग लगाएंगे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई जब भी हम लोग एक बैच का प्रोडक्शन करेंगे, तो एक बैच में कितना बनेगा? 200 पीस बनेगा। तो जैसे ही हम लोग एक बैच का प्रोडक्शन करेंगे, तो हम लोग को कितना मटेरियल का खर्चा, कितना लेबर का खर्चा लग रहा है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल बेसिस पे कि एक्चुअली कितना कितना लग रहा है। और ओवरहेड को कैसे अप्लाई करेंगे? हम लोग लेबर आवर बेसिस पे अप्लाई करेंगे। द सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज 8 पर पीस। तो सेलिंग प्राइस जो डिसाइड हुआ है, मतलब कस्टमर के साथ जो बात हुआ है, वो ये हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि 8 पर पीस करके हम लोग ये कंपोनेंट बेचने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस। तो क्या क्या निकालने बोला है, देख लो। बोल रहा है कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, पर पीस ऑफ ईच बैच। हर एक बैच में जितना भी प्रोडक्शन होगा, एक एक पीस का कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक बैच को कंप्लीट करने का खर्चा डिवाइडेड बाय कितना पीस होगा, एक बैच में कितना पीस बनता है? 200। 200। ठीक है, एक बैच में 200 पीस बनता है, तो अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस। और 1200 पीसेस ओवरऑल जो हो रहा है उसका हमें, तो 1200 पीसेस कैसे हो रहा है? 200 यूनिट करके 6 मंथ्स का हो गया, तो 1200 पीसेस का पूरा हमें पोजीशन बताना है, मतलब 1200 पीसेस का खर्चा और उसमें क्या प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। सेल प्राइस भी हम लोग को बता दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलो और भी है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ्स बैच आउटपुट क्या कितना हुआ है? 210, 200, 220, 180, 200, 220। अच्छा, 200 पीसेस सप्लाई करने का सोचा है पर मंथ 6 महीने तक, लेकिन इन्होंने प्रोड्यूस कितना किया है?
कभी क्या है, 210, किसी मंथ में 200, किसी में 220, किसी में 180, किसी में 200, किसी में 220, ठीक है। मेटेरियल कितना लगा है बोल दिया है, वेजेस कितना लगा है, लेबर आवर्स कितना लगा है बोल दिया। ये इसके बाद दिया है द अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में जैन टू जून तक का ओवरहेड का डिटेल्स दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब हमें 200 ही सप्लाई करना है, 200 पीसेस, तो फिर ये क्यों दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, देखो अब हमें 200 पीसेस प्रोड्यूस करना है, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो अपना क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ रख ही सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगे कि पता नहीं कुछ नॉर्मल लॉस वगैरह हो जाए, तो हम लोग एक्स्ट्रा कभी कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, ठीक है। वो तो देखो जैसे हमें क्वेश्चन बोलेगा हमें वैसा करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन तो बोल ही दिया है कि 200 पीसेस उनको कंपोनेंट पर मंथ सप्लाई करना है, एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपन। तो ये जो बैच ऑर्डर ओपन करे, ये कुछ इस तरीके से ओपन कर रहे हैं, ठीक है, कि 210 मतलब 200 पीसेस है, और जैसा जैसा उसके बाद ऑर्डर आया है उस हिसाब से उन्होंने अपना खर्चा जो है यहाँ पर दिखा रखा, ठीक है। तो फिर इसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा। लास्ट में 1200 का हमें जो पोजीशन दिखाने बोला है वो हम लोग दिखाएंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लेकिन देखो बोल दिया ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा मतलब नीचे जो डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच जॉब, ईच बैच। हमें हर इस बैच का कॉस्ट और प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। भले ही 200 करके सप्लाई का बात बोला है, बट क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई ये बैचेस का कॉस्ट और प्रॉफिट निकालो, और 1200 का कितना होगा वो निकालो। 1200 कैसा, वही 200 पीसेस 6 मंथ का बोला था, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। स्टेटमेंट showing cost and profit per piece of each batch order। पर्टिकुलर्स जैन से लेके जून, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और एक टोटल कॉलम में, ठीक है। अच्छा तो देखो बैच का आउटपुट क्या है, 210 ये लिख लेते हैं पहले। बैच आउटपुट, ओ स्लैश पे आउटपुट लिखा, 210, 200, 220, 180, 200। फिर 200 और 220, और ये यही वाला 220, एक ही तो बचा। तो टोटल कितना हो रहा है, 200 करके 6 बार, तो 6 2 1200, 1200, और ये हो गया 10 20 30 30 और 20 50 50 और 80 मतलब 100, 1200, 30। 1230। फिर लिखेंगे, हम लोग को कॉस्ट और प्रॉफिट निकालने बोला है, तो प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट करने से हो जाएगा, तो यहाँ पर सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं, फिर नीचे कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सेल्स वैल्यू एट द रेट ऑफ 8 करके है, क्वेश्चन में बोला था 8 पर पीस, ठीक है। तो ये जो बैच में आउटपुट दिख रहा है, ये मैंने ए नाम दे दिया, ये सेल्स वैल्यू को मैंने बी नाम दे दिया। तो ये 210 जो है ये सब तो यूनिट है, यूनिट मतलब यहाँ पर यूनिट है पीस बेसिस पे, ठीक है। ये देखो बैच का आउटपुट 210, तो 210 पीसेस है, क्योंकि यहाँ पर देखो पीसेस पे है इनका जो प्रोडक्ट है, और 8 पर पीस करके, तो फिर ये 210 पीसेस है एक बैच में, एक बैच में 200 पीसेस है, एक बैच में 220 पीसेस है, एक बैच में 180, इस तरीके से, लेकिन सबका सेलिंग प्राइस सेम रखा गया है, तो 8 रुपीज करके सेल वैल्यू है। तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो गया 1680, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 1760, ये हो जाएगा 188 में 1440, 1600 और 1760। अच्छा अब इसका टोटल क्या,
ऐसे लाइन लगा कवर कर दो। कितना आ रहा है? 9840। 9000। मेटेरियल कॉस्ट, अब देखो कॉस्ट लिखते हैं, चलो कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा। मेटेरियल कॉस्ट देख देख के लिखना है, सब दिया हुआ है। 650, 640, 680, 630, 700, 700। 650, 640, 680, 630, 700, 720, और इसका टोटल कर दो। कितना 020। अच्छा, फिर यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस 120, 140, 150, 140, 150, 160। ठीक है, 120, 140, 150, 140, फिर से था 150, 160। तो कितना हो जाएगा? एट सिक्सटी। 860। अब नेक्स्ट लगाना पड़ेगा ओवरहेड का खर्चा। ठीक है, ओवरहेड का खर्चा कैसे अप्लाई करने के लिए बोला था? बोल रहा है ओवरहेड का रेट होना चाहिए इक्वल टू पर लेबर आवर बेसिस पे ओवरहेड का रेट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैन में जितना भी पीसेस प्रोड्यूस हुआ एक बैच में, उसके लिए लेबर आवर लगा 240। ठीक है, 240 लेबर आवर लगा। तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा लेबर आवर, मतलब देखिए यहाँ पर इक्वल टू पर लेबर आवर बेसिस पे ओवरहेड रखना चाहिए। तो लेबर आवर कितना है, लेबर आवर रेट कितना है? तो देखो 120 रुपीज दिया गया है 240 आवर्स काम करने के लिए। तो फिर 1 घंटे के लिए कितना दिया गया है, वही लेबर आवर रेट होगा। हाँ मैम। कितना होगा? मैम। 2। ठीक है, हाँ इसमें भी देखो 2, इसमें अलग है, इसमें इसमें भी अलग है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ये दो अलग दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग को मैम। ओवरहेड रिकवरी रेट, हाँ बोलो। मैम ओवरहेड আসবে 1.86। এটা 1.86 না ম্যাম ওটা না, ওটা ও না, মানে আচ্ছা আচ্ছা, এইগুলো হ্যাঁ। 1.9। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको करेंगे, मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो कितना जगह रखे बोलो तो हम लोग, देखो हम लोग को ओवरहेड का खर्चा लिखना पड़ेगा, जो कि हम वर्किंग नोट से ही निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ डेटा पुट कर देंगे। ये सब करने पे हम लोग को और कोई खर्चा नहीं अप्लाई करना है। देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस और जो है लेबर, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया, सॉरी लेबर बोल रहे ओवर एट। ये देखो ओवर एट दिया हुआ है, 3 खर्चा ही है। तो ये तीनों जब टोटल हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकल के आएगा? मेटेरियल कॉस्ट यानी सी प्लस डी प्लस ई करने से आ जाएगा। मैंने यहाँ पर वो एबीसीडी करके लिखा हुआ है तो इसीलिए दिखा दिया। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगा पर बैच के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है 210, 200, ये सब एक एक बैच का क्वांटिटी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये पर बैच का कॉस्ट आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा पता है? हम लोग को बोला है कि क्या निकालना है, देखो हम लोग को बोला है कि कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच। ठीक है, तो हर एक बैच में हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर पीस के हिसाब से निकालना है। तो ई एफ जी, इसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट पर पीस। ठीक है, पर पीस के हिसाब से कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट पर बैच।
और फिर प्रॉफिट पर पीस, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इतना जगह हम लोग रख देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग को यही क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और एक ओवरऑल पोजीशन निकालने के लिए बोला है, ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 यूनिट। तो वो 200 यूनिट करके जो 1200 यूनिट का हम लोग ऑर्डर लिए, उसके लिए हमारा पोजीशन क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो उसमें पोजीशन का मतलब प्रॉफिट बताना है। तो उसका सेल्स वैल्यू तो हम लोग अभी बता सकते हैं, 8 रुपीज करके 1200 यूनिट का 9600। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट फॉर 1200 यूनिट। जैसे ही ये पता चल जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो हम लोग का कितना है। फिलहाल मैंने प्रॉफिट ही लिख रखा है, अगर लॉस होगा तो लॉस लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो ओवरहेड को कैसे रिकवर करना है उसका रूल्स हमें क्वेश्चन खुद बता रहा है, क्वेश्चन बता देता है। ठीक है, तो ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होगा? ओवरहेड रिकवरी रेट होगा टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर, क्योंकि बोला है कैसे करके अप्लाई करना है, लेबर आवर बेसिस पे अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक चीज, ये तो मैंने तुम लोग को दिखाया ही है। यहाँ पर और एक डिटेल्स दे दिया है, क्या दिया है कि पूरे जैन के मंथ में ओवरहेड का खर्चा कितना हुआ था 12,000 और लेबर आवर कितना था 4,800। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ओवरहेड खर्चा हुआ है पूरे जैन के मंथ में 12,000, 4,800 लेबर आवर के लिए, तो उस हिसाब से अगर हम लोग जाए तो जैन के मंथ में ओवरहेड का रेट कितना रहा, कैसे निकालेंगे? क्योंकि ओवरहेड का खर्चा डिवाइडेड बाय लेबर आवर करना पड़ेगा ना। तो वही तो बोला है, अगर 4,800 घंटा लेबर ने काम किया है तो उस आवर के बेसिस पे हम लोगों ने ओवरहेड का खर्चा लगाया। तो अगर हम लोगों ने 12 मतलब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ओवरहेड का खर्चा कैसे लगाने बोला है, बोले कि ओवरहेड का खर्चा कैसे लगाओगे, जितना लेबर आवर काम हो रहा है इनटू ओवरहेड का रेट लगाना है। ठीक है, बट ओवरहेड का रेट ही तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ओवरहेड पता है कौन से मंथ का, जैन का। हम एक बार जैन का समझा रहे हैं, और जैन में लेबर आवर भी मुझे इतना पता है, तो ओवरहेड का रेट नहीं निकाल पाएंगे, कितना हो जाए? चेंज करो इधर से उधर तो ही तो पता चले। बोलो कितना होगा? 7200। आपको याद है इसे की बोलो? देखो टोटल ओवरहेड है 12,000, तो ये ओवरहेड का खर्चा जो 12,000 है, ठीक है हम पहले लिख लेते हैं, बहुत सारा डेटा है। 12, 10,560, 12,000, 10,580, 13, 10,560, 12,000, 10,580, 13 और, ठीक है ये टोटल ओवरहेड है मंथ वाइज। ठीक है, ये टोटल ओवरहेड है मंथ वाइज। अच्छा, ये ओवरहेड और ये जो यहाँ पर जो डायरेक्ट लेबर आवर दिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो ये जो हम निकाल रहे थे थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, यहाँ पर ये चीज बताना, ठीक है बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 240 और ये 120 डिवाइड करने से हमें जो मिला, हाँ ठीक ही बताया मैंने, फिर भी और एक बार सुनो, ये क्या मिला है? ये मिल रहा है लेबर आवर रेट। बोलो ये समझ में आ रहा है कि मैंने 120 रुपीज पे किया है जब लेबर 240 आवर्स काम कर रहा है, तो मैंने लेबर को कितने रेट में पेमेंट किया है, मतलब लेबर का रेट क्या था जब मैंने ये काम लेबर से करवाया, इतना एक बैच में जब 10 यूनिट प्रोड्यूस करवाया तो लेबर को जो पेमेंट किया आवरली कितना था उसका रेट, इसके साथ ये डिवाइड करने से आवरली रेट आएगा। 240 आवर्स के लिए हम लोगों ने 120 रुपीज पे किया, तो 1 आवर के लिए 120/240, तो मैंने ना गलत डिवाइड कर दिया था इसके साथ, इसको 120 डिवाइडेड बाई 240 होना चाहिए था, तो लेबर आवर रेट कितना है? यही समझ पॉइंट पा रहे हो?
0.5 @0.5, ठीक है। अब देखो इतना घंटा काम करवा के इतना रुपया दिया, तो फिर लेबर को 1 घंटे का कितना पेमेंट किया? 280 आवर्स के लिए 140, तो 1 आवर के लिए कितना होगा? कम कम कैसे करके कैलकुलेट करोगे? डिवाइड करके ना, डिवाइड करके कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग सारा ही कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आएगा, जो भी निकल के आ रहा है, ठीक है, ये सारे वैल्यूज को क्या बोलेंगे? लेबर आवर रेट बोलो। ये समझ में आया? लेबर आवर रेट का मतलब 1 घंटा काम करवाने से लेबर को कितना पेमेंट करते हैं। जब ये दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें, मतलब 120 डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कर रहे हैं, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो लेबर आवर रेट का मिल रहा है। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर जो दिया हुआ है ये पूरे मंथ का ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है, जिसके अगेंस्ट में इतना लेबर आवर काम हुआ है, ठीक है। पूरे मंथ का लेबर आवर दिया हुआ है, तो पूरे मंथ का हम लोगों ने यहाँ पर ओवरहेड लिख लिया। अब हम यहाँ पर पूरे मंथ का लेबर आवर भी लिखेंगे। तो पूरे मंथ का लेबर आवर कितना है? 4800, 4400, 5000, 4800, 4400, 5000, 4600, 4600, 5000, 4800, 5000 और 4800, ठीक है। अच्छा, इतना ले ओवरहेड का खर्चा हम लोगों ने पे किया है जब लेबर आवर इतना है, ठीक है। अब हम लोग को एक रूल्स बताया है कि हम लोग जब भी ओवरहेड का खर्चा पे करते हैं तो लेबर आवर के बेसिस पे करते हैं। मतलब ये जो खर्चा दिख रहा है ये 4800 आवर्स काम होने के लिए पे हुआ है, ठीक है। तो फिर कितने रेट में पे हुआ वो मतलब ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बताया था, तो इसके बेसिस पे हमें अगर ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सीधा बात है ना, 12,000 पे किया, 4800 आवर्स काम करवाया बोल के, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए कितना पे किया, वही मेरा ओवरहेड का रिकवरी रेट है। क्योंकि ओवरहेड का खर्चा 12,000 पे किया, जैसे यहाँ पर लेबर का सिखाया ना कि हम लोगों ने 240 आवर्स काम करने पे 120 रुपीज पे किया, तो 1 घंटे के लिए कितना पे किया। तो अगर ओवरहेड का पेमेंट लेबर आवर के बेसिस पे किया तो इसका मतलब 4800 आवर्स काम करवाने पे 12,000 पे किया, तो 1 घंटा काम करवाने का कितना पे किया, उसको ही रेट बोलेंगे। क्या नहीं समझ में आ रहा? मेरा 2.5 আসছে। तो हर एक का रिकवरी रेट निकालो। तो ये 10,560 जो पे हुआ है वो 4,400 आवर्स के बेसिस पे हुआ है, तो कितना हो जाएगा इसका रेट? 2.4। 2.4, फिर ये वाला, ये भी 2.4 आ रहा है, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आई थिंक 2.5। देख लो, बीच वाला मुझे नहीं पता, ये वाला 2.3। 2.3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जब ओवरहेड कैलकुलेट करके पुट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे। तो अब हम लोगों को ओवरहेड रिकवरी रेट पता चल गया है, ठीक है। तो अब एक्चुअल लेबर आवर्स कितना काम हुआ है, एक्चुअल लेबर आवर्स कितना हुआ है, ये इतने इतने बैच के आउटपुट के लिए, है ना? ম্যাম ওই মে মাসেরটা ওটা 2.6 আসছে। না, 5 দুগুণে 10, 5 4 20। না ম্যাম ওটা ওই 13,000 বাই 5,000 করতে হবে তো ওটা। এটা তো 12 হচ্ছে, ও এটা 13,000 বাই 5,000, এটা বলছি। এটা ওটা 2. জানুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে মাসেরটা বলছি, আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, 2.6। अब एक्चुअल आवर्स देखो, 240, 280, 280, 270, 280, 280, 270, और ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 320, ठीक है।
अब यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा, ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा रेट के हिसाब से। तो जैन के मंथ में ओवरहेड रिकवरी रेट था 2.5, तो 240 लेबर आवर्स का 2.5 करके निकालो कितना होगा। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसके बेसिस पे निकाल के इसके साथ क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि ये पूरे मंथ का ओवरहेड का खर्चा है, ठीक है। और पूरे मंथ का ओवरहेड का खर्चा और उस ओवरहेड के खर्चे के लिए लेबर आवर्स कितना था वो हमें दे दिया। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने जैन के मंथ में क्या ओवरहेड रिकवरी रेट फॉलो हुआ है वो निकाल दिया। ये हो गया पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब उसी रेट पे ये जो बैच में प्रोडक्शन हुआ, इस बैच का भी हमें खर्चा निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बैच का लेबर आवर हमें गिवन है। तो रेट कैसे लगाएंगे, तो देखो अब यहाँ पर इंडिविजुअली भी कर सकते थे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर तो मुझे ओवरहेड दिया नहीं है ना। मतलब जैसे यहाँ नीचे दिया है, यहाँ पर अगर मुझे इस बैच को परफॉर्म करने का ओवरहेड का खर्चा दे देता तो फिर मुझे निकालना ही नहीं पड़ता। हम देख देख के लिख देते, जैसे मटेरियल कॉस्ट लिखा, जैसे वेजेस लिखा, वैसे ये वाला देख देख के लिख देते। बट ये मेरे पास मिसिंग है, ठीक है, ये मेरे पास मिसिंग है। लेकिन मेरे पास पूरे जैन के मंथ में सिर्फ इस बैच को प्रोड्यूस करने का नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरहेड का खर्चा और उसके अगेंस्ट में पूरा ऑर्गेनाइजेशन का लेबर आवर्स हमें उस मंथ का दिया हुआ है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने रेट निकाला, और उसी रेट में यहाँ जो पर्टिकुलर बैचेस में प्रोडक्शन हुआ है उसका खर्चा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैन के मंथ में जिस बैच का हम लोग कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका आवर्स हमें दे दिया 240 आवर्स, ठीक है। तो फिर 2.5 के बेसिस पर 240 लेबर आवर्स काम होने से ओवरहेड का कॉस्ट कितना अप्लाई हुआ, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है कि ओवरहेड के रेट को कैसे लगाना है, ओवरहेड खर्चे को कैसे कैलकुलेट करना है, लेबर आवर बेसिस पे। तो लेबर आवर पता है 240 और रेट है 2.5, तो कितना हो जाएगा 600। 600, ठीक है। फिर इसके बाद 2.4 इंटू 280, 672। दोनों ही 672 का सेम डेटा है। 2.3 इंटू 270 621। और 2.6 इंटू 300 780। और 2.5 इंटू 320। 800। तो हम लोगों ने जिस बैच का कॉस्टिंग कैलकुलेट करने बोला उसका ओवरहेड कॉस्ट निकाल लिया 600, 672। अब ये देख देख के लिखना पड़ेगा 600, 672, फिर से 672 था, फिर 627, 780 और 800, इसका टोटल कर। तो हम ये लाइन बाय लाइन कर रहे हैं ऊपर। 1377। तो ये हो जाएगा 4 4 8 7 15, 2 12 और 2 13 14, 145, 2 12 150, 7 3 2 5 4 9 6 6 12 1 13, 0 8 और 5 13, 2 14 15 16, 1630। और ये हो जाएगा 0 8 1680। और इधर इसका टोटल बताओ, ये लास्ट कॉलम का ये वाला। 4 बार 6 से 9031 नहीं, ये वाला ये 621 us। ये वाला 4151 है, 4145 ये आना चाहिए। देखो ম্যাম বলছি যে ওভারহেডের যে এপ্রিল মাসের যে টাকাটা লিখেছেন 627, ওটা 621 হবে। अच्छा,
हम्म, हम्म। तो ये 4145 आ रहा है क्या, तो देखिए 600, 672, 672, 621, 780, 800, 4145 प्लस 860 प्लस 4020, 9025, ठीक है। तो ये हर एक बैच का टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। अब हम लोग निकालेंगे पर पीस कॉस्ट कितना है। तो 1370 जो कॉस्ट है वो कितना पीस बनाने का, 210 पीस। तो एक एक पीस बनाने का खर्चा कैसे निकालोगे, डिवाइड करके बोलो कितना होगा पर पीस का। ये निकालो क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है पर पीस का भी निकालो। अभी हम लोगों ने पढ़ के देखा ना, पर पीस का निकालने बोला है। तो एक पीस का खर्चा कितना आ रहा है, 1370 फॉर 210। तो एक एक पीस का कितना आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 6.52। अच्छा, उसके बाद वाला जिसका जितना है उतने से डिवाइड करो। ये 200 से डिवाइड होगा, 1.52 डिवाइडेड बाई 200। सेवन पॉइंट 7.26, 7.26 ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। और ये वाला 1391 डिवाइड 180, 7.73, 200 से डिवाइड, 1630 बाई 200, 8.15, 1680 बाई 7.64, 7.64। और ये टोटल वाला 7.34, 7.34। अच्छा, टोटल कॉस्ट पर पीस आ गया। ये इसलिए निकाल रहे क्योंकि क्वेश्चन बोला है। फिर प्रॉफिट पर बैच निकालेंगे तो आसानी से प्रॉफिट पर पीस निकाल पाएंगे। बेसिकली तो हम लोग को पर पीस कॉस्ट और पर पीस प्रॉफिट बोला है, तो वही निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट पर बैच कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर मेरा कॉस्ट हुआ है 1370 और सेल्स वैल्यू है 1680, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो पता चल जाएगा कि इस बैच में प्रॉफिट कितना है, सेल्स माइनस कॉस्ट। यानी कि ए बी, ये बी है, सेल्स वैल्यू बी है, तो बी माइनस एफ करने से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा कैसे हुआ। सेल से कॉस्ट लेस करना है, तो 1680 माइनस 1370 करना है। देखो कितना है, सेल्स वैल्यू 1680 माइनस 1370, कॉस्ट 310। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एक बैच का। और पर पीस का कितना निकालेंगे, एक ही बार में कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर पे डेटा इसी में कर लेते, नहीं तो दोबारा लिख लिख के करना पड़ेगा। डिवाइड कितना करने से पर पीस का प्रॉफिट आएगा, पर पीस प्रॉफिट निकालना है। तो ये प्रॉफिट एक बैच का है। जिस बैच में 210 यूनिट बना है, 210 पीस बना है, तो फिर एक पीस का प्रॉफिट कितना है, डिवाइडेड बाय 210 कितना हुआ। डिवाइडेड बाय 210, तो कितना आ जाएगा, 1.476 और 48। ऐसे करके सारा निकालना है, निकालना। 1600 माइनस 1452, प्रॉफिट पर बैच 148 फॉर 200 पीसेस। तो फॉर पर पीसेस हो जाएगा 0.74। फिर निकालो 1760 माइनस 1502, 258 डिवाइडेड बाय 220, 1.17। अच्छा, फिर 1391 और 1440, 1440 माइनस 1391, 49 डिवाइडेड बाय कितना, 0.1, कितना, 0.27।
उसके बाद 1630 कॉस्ट है, 1600 सेल्स वैल्यू है, तो ये तो लॉस हो गया। ठीक है, 30 तो ये लॉस। हाँ 30 नेगेटिव में लिखते थे, तो 30 डिवाइडेड बाय कितने 200 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट लॉस 0.15। 0.15। Yes, फिर 220 नहीं, पहले तो 1760 माइनस 1680, तो ये प्रॉफिट है 80 80 का प्रॉफिट है। 80 डिवाइडेड बाय 220 0.36। 0.36। फिर उसके बाद 9840 माइनस 9025, मतलब 815 हो रहा है शायद। हाँ 815 डिवाइडेड बाय 1230, 0.66। ठीक है, तो ये निकल के अब ओवरऑल पोजीशन, तो बोलो कॉस्ट फॉर 1200 यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा। 1200 यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 1200 यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालोगे, यहाँ से ही मिल जाएगा, कैसे करके निकालो 1200 पीस का कॉस्ट कैसे निकालो। देखो अगर तुम लोग कॉस्ट का कॉलम में जाते हो तो ये है पर पीस कॉस्ट, ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा लोगे, ये टोटल का है, बोलो इसमें से कौन सा लेने से कैलकुलेशन हो जाएगा। ये तो 210 पीस बना उसके हिसाब से था, ये 200 पीस बना उसके हिसाब से था, ये 220 पीस बना उसके हिसाब से था, ये 180 पीस बना उसके हिसाब से था, तो इसीलिए सबका अलग अलग आया, तो फिर हम लोग कौन सा वाला लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल वाला। टोटल वाला लेंगे। ठीक है, ये सब अलग अलग आ रहा है तो इसमें क्यों ले, तो हमें क्या करना चाहिए कि टोटल, कि भाई अगर 1230 पीस बनाने का कॉस्ट 7.34 है, सॉरी 9025 है, तो एक पीस बनाने का 7.34, ठीक है, तो ये टोटल के बेसिस पे, तो हम लोग को भी यहाँ पर 7.34 के बेसिस पे लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी किसी में भी लेंगे तो फिर ये लेंगे तो ये क्यों नहीं लेंगे, ये लेंगे तो फिर ये क्यों नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग एवरेज वाला ले रहे हैं। ये तो एवरेज ही हो गया ना, कि टोटल अगर 1230 बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट 9025, इंडिविजुअली अगर ना देखे तो एवरेज में 7.34, तो वो वाला ले लिए। अब टोटल लगाओ कितना हो, 8808। तो प्रॉफिट ही हो रहा है, कितना होगा 792। 792, ठीक, ये कैलकुलेट कर बोलो, कोई डाउट है या समझ में ठीक है, डाउट नहीं है। अच्छा, अब हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी सीखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे ईबीक्यू, ठीक है, ईबीक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब होता है चीपेस्ट, यानी सस्ता, ठीक है। बैच का मतलब तो समझा हम लोगों ने कि ऐसे लिख सकते हैं, बैच का मतलब क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम, एक बार में जितना क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग एक बैच बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें दो कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, एक होता है सेटिंग अप कॉस्ट, या फिर बोल सकते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग। अब सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे सेटिंग अप कॉस्ट को थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि जैसे मान लो कि हम लोग प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जैसे कि मफिन्स का, तो सेटिंग अप कॉस्ट क्या हो जाएगा कि प्रीहीट करना पड़ेगा ये वो, ठीक है। तो फिर वैसे जो भी प्रोडक्शन जिस भी चीज का करें, जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग क्लास लेने जाते हैं तो हम लोग का क्या क्या सेटअप कॉस्ट होता है, तो सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। और हम लोग का जो कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट है,
कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको रखने का खर्चा, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, हम लोग का सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के साथ एक लिंक होता है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब जैसे मैंने बोला मेटेरियल रखने का खर्चा, इसके अलावा मेटेरियल को रख रहे हो तो उसको मैनेज करने का खर्चा, ठीक है, वो चोरी ना हो जाए उसके लिए हम लोगों ने किसी जो है सिक्योरिटी गार्ड को रख दिया, तो उसको मतलब मेटेरियल को रखने के लिए हमें जो भी खर्चा करना पड़ रहा है वो सारा हम लोग का कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। हम लोग को इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखने का जो भी खर्चा करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने गोडाउन में स्टॉक करके रॉ मटेरियल रखा, उस गोडाउन का रेंट, उस गोडाउन के बाहर एक जो है सिक्योरिटी गार्ड को रखा है उसका खर्चा, गोडाउन के अंदर एक स्टोर कीपर को रखा है जो सारे डिटेल्स मेंटेन करता है उसका खर्चा, किसी रिपेयर किसी जो है मेंटेनेंस स्टाफ को रखा है कि वो मेंटेन करता है ये सारी चीजों को, उसका खर्चा। तो मतलब इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और सेटिंग अप कॉस्ट का तो बोला मैंने कि प्रोडक्शन शुरू होने के पहले हम लोग जो भी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग मतलब जो भी कॉस्ट हमारा लग रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेटिंग अप कॉस्ट। जैसे मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन को मतलब स्टार्ट करने के पहले उसे क्लीन करना, ठीक है, और उसका टूल्स वगैरह सब ठीक ठाक लगा हुआ है कि नहीं है वो सब चेक करना, तो ये चेक करने के लिए जिनको रखा है, टेस्ट करना कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मशीन्स में, ठीक है, उसके बाद काम स्टार्ट करना, तो ये सेटिंग अप कॉस्ट होता है। अब देखो, ये बैच साइज के ऊपर डिपेंड करता है ये कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा बैच साइज अगर बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा मतलब जैसे कि मान लो कि हम एक बैच में 10 यूनिट नहीं प्रोड्यूस करके अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो मेरा कौन सा कॉस्ट जो है कम होगा और कौन सा कॉस्ट ज्यादा होगा। तो बैच साइज अगर बड़ा है तो सेटिंग अप कॉस्ट कम होगा कि ज्यादा? कम। हाँ, कम होगा, क्योंकि अगर मेरा बैच साइज बड़ा है तो मेरा बार बार प्रोसेस करने का झमेला नहीं होगा। जैसे अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं और हम 50-50 यानी 2 बैचेस में बना लेंगे तो मेरा 2 बारी सेटअप कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अगर हम 10-10 यूनिट करके बनाएंगे तो मेरा 10 बार सेटअप कॉस्ट लगेगा, ठीक है, 10 बार सेटअप कॉस्ट लग जाएगा। तो बैच साइज अगर मेरा बड़ा होगा, जैसे कि ये वाला बैच साइज बड़ा है, तो मेरा सेटअप कॉस्ट कम होगा, लेकिन उसमें मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? मतलब ये जो 50 यूनिट्स करके हम लोग बना के रखने वाले हैं, मतलब ये फिनिश्ड गुड्स का कैरिंग कॉस्ट भी मान सकते हैं। तो अगर हम लोग 50 यूनिट्स करके बना के रखने वाले हैं तो हम लोग का कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? 50 यूनिट्स को एट ए टाइम होल्ड करने का कॉस्ट हम लोग का कितना होगा? ज्यादा या कम होगा? मतलब 10 यूनिट होल्ड करने का कॉस्ट ज्यादा होगा या 50 यूनिट होल्ड करने का कॉस्ट ज्यादा? 50 মিনিটস কম হবে। যদি তুমি 50টা বিস্কুট রাখো তোমাকে তার জন্য বড় জার নিতে হবে, যদি তুমি 10টা বিস্কুট রাখো একবারে তার জন্য তোমাকে ছোট জার নিতে হবে, তাহলে তোমার তো বড় জারের দাম বেশি হবে না? কিন্তু আমি 10টা জিনিস তো 5টা জারে মানে 5টা জারে রাখবো, তো হ্যাঁ, ওটার তাহলে জন্য তো তোমাকে 5টা নিতে হবে, 5টা আইটেম নিতে হবে। তো 5টা জারের ম্যাম তো কস্ট তো বেশি লাগবে। একটা একই প্রাইস হচ্ছে, মানে একটা জার কিনবো যেটাতে 50টা ধরবে, আর 5টা কিনবো 10টা করে, তো একই তো প্রাইস হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি এইভাবে বিচার করো। ঠিক আছে, দেখো এটা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম কি, देखो होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है कि जब तक मेरा इन्वेंट्री बिक नहीं जाता है तब तक उसे रखने का खर्चा, ठीक है। अब मतलब बात को ऐसे समझो कि अगर हम लोग 50 यूनिट्स बना के रेडी कर रहे हैं फिर उसको रखने जा रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग 10-10 यूनिट बना के रख रहे हैं तो एक चीज समझो कि जब भी हम रखेंगे, अब देखो मेरा ये रखने का मतलब क्या है कि हम रखेंगे और बेचेंगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम 50 यूनिट्स को स्टोर करने जाएंगे, ठीक है, अब ये 50 यूनिट्स बिक जाएगा, फिर 50 यूनिट्स बन रहा है, फिर 50 यूनिट्स बिकेगा, 50 यूनिट्स बन रहा है, इस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब है
कि अगर हम ज्यादा करके प्रोडक्शन कर लेते, क्वांटिटी अगर मेरा ज्यादा है तो रखने का खर्चा मेरा ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम है तो मेरा रखने का खर्चा हमेशा कम ही होगा। क्वांटिटी कम है तो मतलब ऐसा मत मानो कि हम ये सारा चीज स्टोर ही करने वाले हैं। हम लोग जब बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सोल्ड आउट भी तो कर रहे हैं। तो अब देखो, अगर मुझे 10 यूनिट मैंने स्टोर किया, ठीक है, ये बिकना स्टार्ट हुआ, फिर 10 यूनिट प्रोड्यूस होकर इधर आए डिमांड के हिसाब से, ठीक है, इस तरीके से, तो मैंने टारगेट लिया था 100 यूनिट बेचेंगे, तो बेचने भी तो लग रहे हैं ना, मतलब रखना थोड़ी है कि बना के पूरा रख दिया, ऐसा नहीं सोचना है हमें, ठीक है, कि उसका मतलब तो फिर 100 यूनिट इधर भी रखना हो जाएगा, 100 यूनिट इधर भी रखना हो जाएगा, तो बात तो बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना है हमें, ऐसे सोचना है कि हम लोग बना रहे हैं और बेच भी तो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 50 यूनिट एक बार में बना ले रहे हैं तो उसको रखने का हेडेक ज्यादा है, या 10 यूनिट को मतलब जैसे एक बैच कंप्लीट हुआ हम लोग तो बेचने का भी कोशिश करेंगे ना। तो अब उस हिसाब से सोचना चाहिए, तो उस हिसाब से बोलो कि मेरा कैरिंग कॉस्ट किस में ज्यादा हो। बैच साइज अगर बड़ा हुआ तो कैरिंग कॉस्ट क्या हो। तो नहीं समझ नहीं, মানে আমি বলতে চাইছি যে, हाँ मतलब আমি এটা বলতে চাইছি कि कैरिंग कॉस्ट मतलब ये नहीं है कि 50-50 यूनिट बना के 100 यूनिट रख दिया स्टोर करके और इधर 10-10 बना के रख दिया स्टोर करके, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बना रहे बेचने के लिए, तो बिकना भी तो स्टार्ट हुआ, लेकिन जब एक बार में 50 यूनिट बना के रेडी करोगे तो उसको रखने का खर्चा, और एक बार में 10 यूनिट बना के रख रहे हो तो उसको रखने का जो खर्चा है, दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, ये सोचो। ম্যাম বেশি প্রোডাকশন তো বেশি, ওটা হবে 50টা। हाँ तो फिर कैरिंग कॉस्ट हम लोग का क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर मेरा बैच साइज जो है वो छोटा है, ठीक है, बैच साइज कम है, तो सेटिंग अप कॉस्ट क्या होगी, बार बार सेटअप करना पड़ेगा, तो सेटिंग अप कॉस्ट क्या होगा। বেশি হবে। हाँ, और लेकिन रखने का खर्चा, क्योंकि कम कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो तो रखने का खर्चा क्या हो जाएगा, कम। रखने का खर्चा क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। जैसे मान लो कि घर पे 5 किलो आलू लगता है, ठीक है, आप 5 किलो आलू एक ही बार में लेके आ गए, तो उसको रखने का प्रॉब्लम ज्यादा है, या फिर एक एक किलो करके आलू लेके आते हो। मान लो पूरे हफ्ते में 5 किलो आलू चाहिए, तो एक ही बार में 5 किलो आलू लेके आ गए, तो अब ये 5 किलो आलू रखने का ज्यादा हेडेक है, या फिर मान लो कि 5 बार गए हफ्ते में, किसी भी 5 दिन गए मार्केट में और एक एक किलो आलू लेके आए, तो किस में रखने का मैनेजमेंट या रखने के लिए ज्यादा, मतलब मैनेज किस में करना पड़ेगा। 5 किलो जो एक बार में लाओगे उसी में तो ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा कि भाई उसको अलग अलग रखना है, सड़ नहीं जाए, ठीक है, उसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब कम क्वांटिटी में लाओगे तो ध्यान कम रखना पड़ेगा, रखने का जगह भी हमें ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो मतलब रेंट के हिसाब से सोचो, ऑब्वियसली आलू रखने का कौन सा रेंट लग रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से सोचो कि जब स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बेचने के लिए, तो फिर हमें रखने का खर्चा हमारा जरूर कम होगा, लेकिन क्योंकि फिर प्रोडक्शन का नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यानी नंबर ऑफ बैचेस बढ़ जाएगा, तो फिर बैच साइज बढ़ेगा तो सेटअप कॉस्ट, बैच क्वांटिटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ेगा, तो फिर हम लोग का सेटिंग अप कॉस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बैच साइज हम लोग का जैसे ही कम हो जाएगा तो हम लोग का सेटिंग अप कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ये 10-10-10 करके करोगे तो 10 बार सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 10-10 यूनिट बन रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए यानी कैरिंग कॉस्ट उसका हम लोग का कम हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कैरिंग कॉस्ट और जो सेटअप कॉस्ट है ये एक दूसरे के साथ रिवर्स काम करता है बैच साइज के हिसाब से। बैच साइज बढ़ेगा तो सेटिंग अप कम हो जा रहा है तो कैरिंग बढ़ जा रहा है। तो ईबीक्यू हमें क्या बोल रहा है, ईबीक्यू बोल रहा है कि ईबीक्यू हमें एक ऐसा क्वांटिटी बताएगा जहां पर सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाता है। ईबीक्यू का मतलब है एक ऐसा बैच क्वांटिटी, एक ऐसा बैच क्वांटिटी जहां पर हम लोग का सेटिंग अप कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है वो हम लोग का हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो वो कैसे इक्वल होता है, तो उसका हम देखो फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सेटअप कॉस्ट में जाए, कॉस्ट का मतलब क्या होगा, देखो एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड, ठीक है, मतलब हमारा पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करना पड़ता है, और क्वांटिटी
टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच टू बी चीपेस्ट, लिखो हम समझा रहे, इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच, ठीक है। ये हम लोग पूरे साल का निकाल रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हम सिखाएंगे ना, मतलब ये समझाने के लिए बोल रहे, फॉर्मूला ये कोई तुम लोग को प्रूफ करने नहीं देगा मैथमेटिकली, ये जस्ट हम तुम लोग को इसीलिए प्रूफ करके दिखा रहे ताकि तुम लोग इस चीज को याद रख सको। तो हम लोग पूरे ईयर का सेटिंग अप कॉस्ट और पूरे ईयर का कैरिंग कॉस्ट बता रहे कि कैसे होता है। तो पूरे ईयर का सेटअप कॉस्ट कितना होगा, जितना बार हम लोग सेटअप करेंगे, तो पूरे साल में कितना सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि पूरे साल में हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। कितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना हमारा डिमांड होगा। तो मैंने लिख दिया एनुअल डिमांड। तो मान लो पूरे साल में मुझे 1 लाख यूनिट बनाना है, ठीक है। और एक बार में मैंने सोचा है कि हम 10,000 यूनिट करके बनाएंगे, ठीक है। तो फिर मुझे कितना बैच में काम करना पड़ेगा, उतना बार मुझे बैच सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनुअल डिमांड अगर 1 लाख है और अगर हम एक बैच में 10,000 यूनिट बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच, एक बैच में 10,000 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो मेरा कितना बैच होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 करने से 10। 10, ठीक है। तो 10 बैच यानी 10 टाइम सेटअप, 10 बैच यानी 10 टाइम सेटअप इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। तो ये हो गया 10 जो है बैचेस होगा, तो 10 बैचेस का मतलब 10 बार सेटअप, ठीक है। तो अगर एक सेटअप पे 10 रुपए का खर्चा होता है, मान लो एक सेटअप पे खर्चा होता है 10 रुपए का, ठीक है, तो 10 बार सेटअप पे कितना खर्चा होगा, 100 रुपीज। 10 बार सेटअप पे कितना खर्चा होगा, 100 रुपीज। तो ये फॉर्मूले का इधर जो लिखा है, ये चीज हमें यही बताता है, ठीक है। अब ये एनुअल डिमांड को हम शॉर्ट में ए लिख देंगे और इसको हम लिख देंगे ईबी क्यू, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच टू बी चीपेस्ट, मतलब सबसे सस्ता वाला जो होगा उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम होता है ईबीक्यू, ठीक है। इसीलिए मैंने इस बैच क्वांटिटी का एक नाम दे दिया ईबीक्यू, और यहाँ पर लिख दिया सेटअप कॉस्ट पर बैच, इसको बस एस नाम से लिख दिया। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच टू बी चीपेस्ट, टू बी चीपेस्ट इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। बताते हैं ये क्या होता है। देखो हम लोग को ये क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच टू बी चीपेस्ट, इसका मतलब ही होता है ईबीक्यू, ठीक है। तो अब हम लोग जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को रखने का जो हमारा कैरिंग कॉस्ट है वो कितना होगा। बोल रहा है कि कैरिंग कॉस्ट देखो हमारा पूरे साल भर में कैसे होता है, जैसे कि मान लो कोई चीज प्रोड्यूस हुआ अभी, ठीक है, मान लो जैन के मंथ में हुआ, हम जैन टू दिसंबर बोल रहे हैं, अब उसको कैरी कितना दिन करना पड़ सकता है, हो सकता है उसे हमें पूरे साल ही कैरी करना पड़ा, तो उसका कैरिंग कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा 12/12 बेसिस पे। जो 11 मंथ्स रखेंगे उसका 11/12 बेसिस पे, जो हमारे साथ 10 मंथ्स रहेगा उसका 10/12, जो हमारे साथ 9 मंथ्स रहेगा 9/12 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हर एक यूनिट का आइडेंटिफाई करके कि भाई कौन सा चीज मेरे पास कितना मंथ रहा, इस तरीके से करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया है कि इतना इंडिविजुअली नहीं कैलकुलेट करना है, एवरेज कर देना है, मतलब हाफ कर देना है, एवरेज, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट को हमेशा एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हाफ यूज किया जाता है इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, हर एक यूनिट को कैरी करने का पूरे साल भर का खर्चा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हो जाएगा हाफ इंटू ईबी क्यू का स्क्वायर, ये देखो ईबी क्यू इंटू ईबी क्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल टू ए इंटू एस, ठीक है। तो अब ईबी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ईबी क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, ठीक है। तो ईबी क्यू क्या हो जाएगा, ईबी क्यू हो जाएगा 2 AS डिवाइडेड बाई सी, मतलब शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है रूट ओवर, ठीक है, 2 AS डिवाइडेड बाई सी। तो अगर हम लोग हमारा कोई भी मतलब प्रोडक्शन का चीपेस्ट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने का बात सोचे, तो हमें इस फॉर्मूले को लगाना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र फॉर्मूला है जहां पर कैरिंग कॉस्ट
क्वांटिटी है बैच का प्रोडक्शन करने का, जिस क्वांटिटी में एक एक बैच में प्रोडक्शन करने से हम लोग का सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में हम लोग का रिवर्स काम करता है। ठीक है कि भाई कैरिंग कॉस्ट बचाने जाओगे तो सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा, सेटअप कॉस्ट बचाने जाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ईबीक्यू का फॉर्मूला इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो प्रूफ मैंने लिखा इसका कोई नेसेसरी नहीं है कि प्रूफ तुम लोगों को कहीं करने देगा, बट ये याद रखोगे तो क्वेश्चन जब बोलेगा कि कैलकुलेट करो सेटिंग अप कॉस्ट, कैलकुलेट करो कैरिंग कॉस्ट टोटल पूरे साल भर का, तो फिर ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो ना हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इतना जब कर ही लिया तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इलास्ट्रेशन 5 हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो ईबीक्यू का फॉर्मूला लेकिन हमेशा ईयरली बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो ईबीक्यू का मतलब क्या होता है? हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालने बोला है, मैंने लिखा है 2A is डिवाइडेड बाय C। बाकी देखो अलग अलग बुक्स में तुम लोग को अलग अलग मिल जाएगा, ए के जगह कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, डिनोट किसी से भी किया जाए तो एनुअल डिमांड होता है ए का मतलब, इसका मतलब होता है सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। हमेशा कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है पर यूनिट पर एनम बेसिस पे। ये कंसेप्ट एप्लीकेबल अगर नहीं होगा तो हम लोग ईबीक्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ स्पेसिफिक एजम्पशन पे बना हुआ है। ठीक है, तो एजम्पशन ये है कि अगर एनुअल डिमांड पता है तो ही ईबीक्यू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालोगे तो ही ईबीक्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम ये डेटा दिखा रहे हैं तुम लोग को, तुम लोग इससे ईबीक्यू निकाल के बोलो। बोल रहा है कि मंथली डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट 500 यूनिट, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच 60, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, डिटरमाइन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो सेटिंग कॉस्ट पर बैच तो दे दिया है डायरेक्टली, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट दिया है, मतलब एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट होता है 20 और उसको होल्ड करने का खर्चा कितना होगा। तो देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमारा होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट के अंदर आता है। क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरिंग कॉस्ट के अंदर आएगा? जैसे कि मान लो हम लोगों ने लोन वगैरह ले रखा है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट को रखने के लिए जो भी रेंट लगता है वो पे करने के लिए लोन लिया है, या किसी भी तरीके के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया है। ठीक है, तो फिर ये लोन वगैरह का खर्चा भी जो है हम लोग का होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट माना जाता है। रखने के खर्चे में ये लोन का भी जो है अमाउंट कंसिडर होता है। ठीक है, तो फिर बोलो फिर क्या आंसर होगा? वन 173.6। 600 यूनिट्स। 180.90। हाँ 600 यूनिट। ম্যাম ওই 22 যেটা সি দিয়েছে ওটা সি কি 22 হবে নাকি? শুধু যদি 2 করি তাহলে 600 আসছে, কিন্তু এটা তো বলেছে কস্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং পার ইউনিট 20 টাকা তো দেবো, यस मैम কিন্তু তার 600 है। सबसे पहले तुम लोगों ने 500 को मंथली से ईयरली किया है? হ্যাঁ ম্যাম ওটা 6000 আসছে। तो ये देखो कैसे करोगे, ईबीक्यू कैसे मिलेगा। देखो इसको हमेशा ईयरली में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, वो तो किया है बोल रहे 500 इंटू 12। ठीक है, और सेटअप कॉस्ट हम लोग का पर बैच होना चाहिए। देख लो सेटअप कॉस्ट पर बैच ही बता रखा है, तो इंटू 60 कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरिंग कॉस्ट होगा पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो पर एनम कितना है? 10%। ये किस पे लगाओगे? हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद कैरी करके रख रहा है फिनिश्ड गुड्स को, तो 20 के ऊपर कितना हो जाएगा? 20 के ऊपर 10%। अब निकालो कितना। ম্যাম शुरू কিন্তু तो करो।
না আমি বলছি 20-র উপরে 10% করে তো 2 আসে, তো ওটা 20-র সাথে অ্যাড করবো না? না, ওটা 20-র সাথে অ্যাড হবে না। এইটা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, মানে তোমার প্রোডাক্টটা রেডি হয়ে গেল, তার দাম পড়লো 20 টাকা। এবারে শুধু এই 20 টাকা খরচা করে তুমি বিক্রি করতে পারবে না, তোমাকে এই 20 টাকা প্রোডাক্টটা রাখার জন্য খরচা করতে হবে। তো রাখার খরচাটা কিভাবে বেরোবে? রাখার খরচাটা ক্যারিং কস্ট। তাহলে এই 20 টাকার উপরে তোমাকে ক্যারিং কস্টটা বের করতে হবে। তাহলে 20 টাকার উপর ক্যারিং কস্ট কত হবে? 20 ইন্টু 10% ইন্টু 12/12 এরকম বলতে পারি। মানে এরা পুরো 1 বছরের ধরে নিচ্ছে, মানে ক্যারিং কস্ট আমাকে পার অ্যানাম দিয়েই দিয়েছে যে আমি যে কোনো ইউনিটকে যদি রাখি তাহলে আমার বছরে কত খরচা হবে? 10%। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি 20 টাকার জিনিস রাখি তাহলে আমার কত খরচা হবে? যদি আমি 20 টাকার বদলে এমন ফিনিশ গুডস বানালাম যেটা ধরো 200 টাকার, তাহলে সেটা রাখার খরচা কত হবে? বলছো যদি 10% করে খরচা হয় তাহলে কত হবে? বা 10% আর যে যত দামের জিনিসটা আমরা বানাচ্ছি तार ऊपर खर्चाटा অত হবে। उसमें 20 ऐड नहीं होगा, ठीक है, 20 ऐड नहीं होगा। 20 ऐड क्यों होगा? ये तो उसका बनने का खर्चा है। जैसे मान लो एक पेन बना के रेडी किया हम लोगों ने, पेन या पेंसिल जो भी बोलो, ठीक है, इसको बनाने का खर्चा हुआ 20 रुपए। अब ये बेच नहीं सकते हैं, इसको भी रखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी फैक्ट्री से निकला और बिक गया हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी बिक भी सकता है, कोई वैसा डिमांड का प्रोडक्ट था तो ये तो जरूरी नहीं है कि बिक जाएगा। अब इसको रखना पड़ेगा, अब रखने के लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अब रखने के खर्चे को बोल रहे ईयरली निकाल लो, क्योंकि ये फॉर्मूला सारी चीज ईयरली के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो बोल रहे ईयरली कोई भी मतलब खर्चा का नाम क्या दिया है यहाँ पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हम समझा देते हैं और एक बार कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मेरा कैरिंग कॉस्ट है। बोल रहे कि रखने का खर्चा मान लो 10% है, तो 20 रुपए का चीज रखोगे तो 20 रुपए के ऊपर 10% लगाओगे। अगर 2000 का चीज रखोगे तो उसके ऊपर 10% लगाओगे, तो ये हम लोग का कैरिंग कॉस्ट होगा। ये इसमें ऐड नहीं होगा। ऐड होने से तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ वो कैरिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगा ना। हम लोग को तो निकालना है कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट क्या बोला? बोला जितने भी कैरिंग कॉस्ट हमेशा किसके ऊपर लगाना है? जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसके वैल्यू के ऊपर लगाना है। अगर ये 100 रुपए का चीज होता तो उसके ऊपर 10% लगाते कि इसको रखने का खर्चा मेरा 10% करके 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट को हम लोग क्यों कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं? क्योंकि देखो जो स्टॉक है ना, जो स्टॉक बन के रेडी हो रहा है वो हमारे कंपनी के पैसे को ब्लॉक करता है। ठीक है, कंपनी के पैसे को हम लोग का ब्लॉक कर देता है। जैसे कि मान लो हम लोगों का इन्वेंट्री का वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है, और हम लोगों ने कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो है 10,000, और स्टोरेज का 5,000 का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा मान लो 2,000 और ऑब्सोलेशन 3,000, तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हम लोग का 20,000। मतलब हम समझाते हैं, देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री इन्वेंट्री जो है ना वो हमारा पैसा ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है क्यों? क्योंकि जब तक नहीं बिकेगा तब तक तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि इन्वेंट्री पैसे को लॉक कर देता है, या फिर बोल सकते हो टाइड अप लिख दिया। ठीक है, तो कंपनी का क्या लॉस होता है पता है? कंपनी लॉसेस द अपॉर्चुनिटी टू अर्न इंटरेस्ट। मतलब हर चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना पड़ता है ना, कि मैंने पैसा खर्चा करके स्टॉक बनाया, अभी भी स्टॉक बिका नहीं तो पैसा वहां ब्लॉक है। ये पैसा अगर हम बिजनेस में नहीं लगाते तो मुझे मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है उससे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो कंपनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस कर रहा है किस चीज का? टू अर्न, सॉरी ये इंटरेस्ट होगा, मैंने कॉस्ट लिख दिया, टू अर्न इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब इस तरीके से हर एक चीज को हमें जज करना पड़ता है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये पैसा अगर मैंने इन्वेंटरी में ब्लॉक नहीं किया होता, कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता, जैसे बैंक वगैरह में रख देते, तो मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाता। तो जो हम लॉस कर रहे हैं ना वही मेरा क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। तो दिस बिकम्स कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरिंग कॉस्ट क्यों हुआ? ये तो सुनने में लग सकता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कैरिंग कॉस्ट क्यों हो रहा है। ये इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है कि 20 रुपए का एक स्टॉक तो मैंने बना दिया, एक यूनिट बनाया, 20 रुपए खर्चा हो गया, 20 रुपया मेरा उस यूनिट में ब्लॉक हो गया। अब जब बिकेगा तब हम उसमें से प्रॉफिट रियलाइज कर पाएंगे, प्रॉफिट लगा के जब बेचेंगे। अगर यही 20 रुपए मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगा के कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता, सुनने में लग रहा है 20 रुपए, ठीक है,
जितना भी हो, तो मुझे मार्केट से ये इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इसको रखने के लिए मेरा जो इंटरेस्ट का इनकम लॉस हो जा रहा है वो मेरा कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो वो हो गया 2 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने कैरिंग कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कैरिंग कॉस्ट है उस चीज को समझाने के लिए ये बात बोला। ठीक है, बाकी कैरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऐसा बात नहीं है। मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया ना, कैरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऐसा बात नहीं। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जैसे कि रेंट, ठीक है, जहां गोडाउन में रह रहा है वेयर हाउस का रेंट हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट का मतलब। स्टोरेज रेंट, हम लोगों ने जहां पर प्रोडक्ट रखा है वहां का इंश्योरेंस करवाया, या फिर हर एक प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवाया। एक भी प्रोडक्ट अगर खराब हो गया, ठीक है, या जल गया, चोरी हो गया, तो हमें उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, और मान लो कि हम लोगों ने मैनेज करने के लिए, अच्छे से हैंडल करने के लिए सारे प्रोडक्ट को एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, सुपरवाइजर को, उसको सैलरी दे रहे, तो वो भी हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बस ये समझाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मेरा कैरिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो वो मेरा कैरिंग कॉस्ट होगा अगर हम लोग ईबीक्यू निकाल रहे। और कैरिंग कॉस्ट हमेशा किसके ऊपर निकालना होता है? देखो, पर एनम बेसिस पे तो निकालना ही होता है, पर यूनिट। अब ये पर यूनिट क्या है? कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालना है? पर यूनिट, पर एनम। तो पर एनम तो मुझे इस तरीके से दे दिया है। पर यूनिट, अब ये कौन सा यूनिट का बात हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो लग रहा है एक यूनिट बनाने का, उस पे कैलकुलेट होगा। तो 20 रुपए की चीज को रखने के लिए मेरा इंटरेस्ट लॉस हो रहा है 2 रुपया, और उसको मुझे कैरिंग कॉस्ट मानना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना यूनिट जो है हम लोग अगर एट ए टाइम प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का कैरिंग कॉस्ट और जो है सेटिंग अप कॉस्ट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो। चलो, इतना बात बोला तो चेक करवा देते हैं। तो सेटिंग अप कॉस्ट निकालो। कैसे निकालोगे सेटिंग अप कॉस्ट? कितना बार सेटअप करना पड़ेगा? तो देखो, हम लोग को 6000 यूनिट बनाना है, ठीक है, पूरे साल में, और एक बार में 600 यूनिट करके बनाना है। तो कितना बार, कितना बैच हो जाएगा? 10 बैच हो जाएगा। एक बैच का सेटअप कॉस्ट कितना है? 60 है। तो टोटल सेटिंग अप कॉस्ट कितना हो जाएगा? 600। कैरिंग कॉस्ट भी इतना आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला तो वही बोल रहा है। तो हाफ इंटू ईबीक्यू होता है, ईबीक्यू है 600 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी 20 का 10%। तो ये कैलकुलेट करने से कितना आएगा? देखो, 600 तो हुआ, दोनों इक्वल, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू सेटिंग अप कॉस्ट। ये इक्वल है बोल के ही ये चीपेस्ट वाला बैच क्वांटिटी है, ईबीक्यू है, क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है। लेकिन उसमें कुछ एजम्पशन फिक्स्ड है कि एनुअल डिमांड पता होगा तो ही ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। और कैरिंग कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट पर एनम एवरेज बेसिस पे ही निकालना है तो ही ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ईबीक्यू को निकाल सकते हैं। ईबीक्यू जब भी निकलेगा कैरिंग कॉस्ट और जो है क्या बोलते हैं उसे, सेटिंग अप कॉस्ट इक्वल रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाकी जो बचा है क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। बाय मैम।